दोस्तों, आज की कहानी है सम्मान। रात के 11 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी संगीता की सगाई थी। मेहमान भी सब यहीं लोकल में रहते थे, इसी कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू उपासना और छोटी बेटी संगीता रसोई में अपना काम निपटाकर सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाते जाते वहीं ठिठक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। इतनी रात को कौन आया होगा? तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज तेज थी। अब इतनी रात को उपासना जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए उपासना जाकर अपने पति गोविंद को जगा लाई। गोविंद ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज आई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वह कोई रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर गोविंद ने उपासना को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। उपासना अंदर गई और अपने ससुर बलिहारी बाबूजी को बुला लाई। रुदन अभी भी जारी था। कुछ देर तो बलिहारी बाबूजी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत साल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। गोविंद और बलिहारी बाबूजी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन उर्मिला जी भी आ गई और बलिहारी बाबूजी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है, और यूँ हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गई है। आखिरकार बलिहारी बाबूजी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से साल हटाया। उसका चेहरे देखते ही वह हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे पिंकी। उनके मुंह से पिंकी नाम सुनते ही उर्मिला जी और गोविंद दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उर्मिला जी की रुलाई छूट गई। मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात यहाँ पर उसके चेहरे पर ही चोट के निशान कैसे? तब गोविंद ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? अपने पिंकी को अंदर तो लेकर आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर गोविंद और उर्मिला जी पिंकू को सहारा देकर घर के अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक पिंकी थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वह लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। वह पति है नहीं है, शैतान है, वह मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वह जोर जोर से रो रही थी। बलिहारी बाबूजी कुछ कहने को हुए तो उर्मिला जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक उर्मिला जी उसे चुप कराती रही। जब पिंकी चुप हो गई तब उर्मिला जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर क्या हो गया? उर्मिला जी के इस सवाल से पिंकी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ आज संगीता की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधिन को सोने की अंगूठी दे दी। बस यही बात मम्मी जी को चुप हो गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 1500 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर
तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा था कि मेरी सगाई के वक्त गोविंद कमाता नहीं था, अब घर में दो लोग कमाने वाले हो गए हैं तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके दामाद ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मारकर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई। माँ बर्दाश्त नहीं होता। माँ पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, उर्मिला जी ने कहा। तभी अचानक से बलिहारी बाबूजी की आवाज़ गूंजी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वह मैंने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गई हो। अब क्या करके बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा। पिंकी की बात सुनकर बलिहारी बाबू चिल्लाते हुए बोले। आपने अपने पापा की आवाज़ सुनकर पिंकी और घबरा गई। इधर उर्मिला जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलिहारी बाबूजी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडलो की, अब यह ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में या अपनी छोटी बहन का घर बसाने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधन जी और दामाद साहब को, या कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी, कहकर बलिहारी बाबूजी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलिहारी बाबूजी ने पिंकी के अनुसार ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समझे जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल तो उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलिहारी बाबूजी ने एक नज़र गुस्से में पिंकी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे इस बार मैं आपकी अच्छी खातिरदारी करूँगा। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए अंगूठी थी और आपने मुझे क्या दिया, हमें तो अपने सस्ते में निपटा दिया। जब आपके पास दो बेटियां हैं तो दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए ना, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी समझ रहे हैं ना आप। मैं क्या कहना चाहती हूँ समधन जी, अपनी कुटिलता पर आती हुई बोली बलिहारी बाबूजी। पहले तो छेप गए, फिर उन्होंने कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं समझ रहा हूँ। पिंकी की शादी में मैं आपकी विदाई अच्छे से नहीं की और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। तभी समधन जी ने अपने बेटे दिनेश की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई तो दिनेश भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या सुना है। इस बार आप अपने नए जमाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। दिनेश की बात सुनकर उर्मिला जी और गोविंद के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलिहारी बाबूजी बाइक के लिए हाँ ना कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से यह सब। तभी बलिहारी जी बोले, दामाद जी उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी, शादी को कुछ ही दिन बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर दिनेश ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए, संगीता की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था।
देखिए, अभी संगीता की शादी हो जाने दीजिए, फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलिहारी बाबूजी ने हाथ जोड़कर कहा तो पिंकी अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी। अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर पे एक दूसरे के पलड़े में डालने के लिए ललायत बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक संगीता की शादी नहीं हो जाती, आप पिंकी को यहीं रख लीजिए। संगीता की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोकलाज की, तो कह दीजिएगा कि संगीता की शादी की तैयारी करवाने के लिए या यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस हम चलते हैं। कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलिहारी बाबूजी इतना ही कह पाए, समधन जी, आप लोग शादी में जरूर आइएगा। मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनके इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए पिंकी के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलिहारी बाबूजी ने खा जाने वाली नजरों से पिंकी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यह है संस्कार दिए हैं थे तुझे हमने अपने ससुराल में, रातों रात भाग कर आ गई। हमारी इज्जत और सम्मान की भी जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख, तेरे कारण मुझे इन लोगों से सुनने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे या भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया कर होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए हैं। मांग तो वह लोग रहे हैं, आप गुस्सा इस पर क्यों उतार रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा तो बलिहारी बाबूजी ने उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमसे अपनी यह लड़की नहीं संभाली जाती। बलिहारी बाबूजी का गुस्सा देख उर्मिला जी पिंकी को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। खैर, आस पड़ोस में सबको कह दिया कि पिंकी अब अपनी बहन संगीता की शादी की तैयारी के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर संगीता की शादी की तैयारी में लग गई। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं रह गया जब बलियारी बाबूजी ने पिंकी को ताना ना मारा हो। 2 महीने बाद संगीता की शादी का भी दिन आ गया। इसके कुछ दिन पहले ही बलियारी बाबूजी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए थे। पर इन सब के बीच धीरे धीरे पिंकी में बदलाव आने लगा था। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी। पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन दिनेश और उसकी माँ संगीता की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। उर्मिला जी और बलियारी बाबूजी जबरदस्ती पिंकी को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो दिनेश ने उसे देखकर तंज कसा, यहाँ मायके में रहकर आ गई, अकल ठिकाने या अभी भी ठिकाने आने में बाकी है। और बड़े ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी माँ भी हंस दी। पर बलिहारी बाबूजी और उर्मिला जी से हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। पिंकी अपमान का घूंट पी कर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही साथ बार बार पिंकी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। पिंकी के आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए। पर उर्मिला जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बेटा तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी हो गई और संगीता दुल्हन बनकर विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह धीरे धीरे रिश्तेदारों का विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी दिनेश के साथ बलिहारी बाबूजी के सामने आकर बैठ गई।
और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलिहारी बाबूजी ने प्रश्नवाचक नजरों से उर्मिला की तरफ देखा तो उनकी नजरों को उतारते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकलेगा। तभी हम उसके अपने साथ ले जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। समधन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसर फुसर हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर पिंकी की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही हैं। बलिहारी बाबूजी ने नजरें झुकाए बैठे हुए थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हैं, आप अपनी भगौड़ी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी यह बात क्या बात कर रही हैं, क्या हुआ पिंकी के ससुराल में, एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी हमें लेट हो रहा है, पहले तो हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप, उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा। आखिरकार थक हार कर बलिहारी बाबूजी ने पिंकी को बुलाया। जब वह बाहर निकलकर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। ना मांग में सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र, और ही ना ही हाथों में चूड़ियाँ थी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर बलिहारी बाबूजी गुस्से में आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनके समधिन जोर से चिल्लाते हुए बोली, देख लो अपनी बेटी को, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें देखिए, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ न उठाए तो क्या करे। तभी मैंने सोचा कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया, यही सब देखने के लिए रोक रखा था। पिंकी क्या हरकत है, या कैसे उठकर चली आई, तुझे मेरे कुछ मान सम्मान का ख्याल है या नहीं। बलिहारी बाबूजी के चिल्लाने पर उर्मिला जी पिंकी के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा, ढंग से तैयार होकर तू सुहागन की तरह तैयार हो। या कैसे कैसे बाहर आ गई। सुहागन माँ, मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ, अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। उर्मिला जी का हाथ छुड़ाते हुए पिंकी बोली, हे राम, या क्या कर रही है, या बेशर्म, मेरे बेटे के जीते जी यह औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर पिंकी चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो तो अच्छा है, और वैसे भी आज मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। पिंकी ने वह पेपर दिनेश के हाथ में थमाते हुए कहा, यह रहे तलाक के पेपर, तुझ जैसे इंसान से मुझे छुटकारा जो बीबी को बीबी नहीं समझता। पिंकी क्या कह रही हो, तू पागल तो नहीं हो गई, कम से कम अपने पिता की सम्मान के बारे में तो सोच। हाँ पागल हो रही हूँ मैं, शायद पागल तो मुझे पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर बार यह लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते, तो क्या करूं मैं। आपके सम्मान की परवाह मुझे थप्पड़ से मिलती है, डंडे से लोग मुझे पीट देते हैं, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या, आप अपनी इज्जत और सम्मान लेकर बैठे हो, किसी को मेरे दर्द की परवाह तो नहीं है, मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं। पिंकी ने कहा तो उर्मिला जी की नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बलिहारी बाबूजी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। अब क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उस घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना। आपको नहीं रहना चाहिए मुझे अब
आपके साथ मैं स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर बलिहारी बाबूजी कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गए। क्या समाज तुम्हें सम्मान से देगा और स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने की बात कर रही, अच्छे से आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। दिनेश ने कुटिलता से कहा तो पिंकी उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की छुट्टी छोटी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी। और आटा दाल के भाव की तो बात तुम मत ही करो तो ही अच्छा। जो छोटी छोटी चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह उठाकर ताकते हो, कम से कम अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। यूं फुटबॉल की तरह एक पाली से दूसरे पाली में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में मैं तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूंगी, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। तू क्या समझती है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। पिंकी की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी कोई हरकत मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवा लूंगी, पर अब मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर उसकी सास दिनेश निकलते हुए वहां से चले गए। वहीं पिंकी भी अपने दोनों हाथ उठाकर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में चलने रहने चली गई। उस समय बाद पिंकी का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए दिनेश से एक मुफ्त राशि भी ली। आज अम्बेडकर हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।